सेकेंड देखो, कोरोना समेत पाकिस्तान को लगने वाले वायरस, महंगाई का वायरस, बेरोजगारी का वायरस, लाकानूनियत का वायरस, ना लायकी का वायरस, ना अहली का वायरस के इलाज के लिए जरूरी है कि इस मुहलक और खतरनाक तरीन वायरस का इलाज किया जाए। और जो इस वक्त 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत है, जरा कोरोना वायरस के पीछे छुपने वालों, जवाब दो, मुल्की मईशत को कौन सा वायरस लगा है? मुल्की तरक्की को कौन सा वायरस लगा है? अवाम के रोजगार को कौन सा वायरस लगा है? निजाम अदल को कौन सा वायरस लगा है? गंदम की चोरी को कौन सा वायरस लगा है? चीनी की चोरी को कौन सा वायरस लगा है? महंगाई को कौन सा वायरस लगा है? मैं जानती हूं मुल्तान वालों के उस वायरस का नाम मुल्तान की आवाम जानती है। जरा बताओ, जरा एक मिनट, एक आवाज में मुझे बताना कि मुल्क को जो वायरस लग गया है उसका नाम क्या है? आवाज नहीं आई, फिर से बताएं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े वायरस का नाम पाकिस्तान की आवाम जानती है और उसका नाम है इमरान खान। उसको लोग एक वजीर आजम की हैसियत से याद नहीं करेंगे, उसको लोग कोविड-18 के नाम से याद करेंगे। और ये चल तो रही है। और मुल्तान वालों मुझे एक और जवाब चाहिए। मुल्तान वालों मुझे एक और जवाब चाहिए, और वो जवाब दो मुझे, ये वही है ना, ये इमरान खान वही है ना जिसने आपसे जनूबी पंजाब का वादा किया था? क्या वो वादा पूरा हुआ? क्या वो वादा पूरा हुआ? क्या जनूबी पंजाब का वादा पूरा हुआ? वो जो पहाड़ी के ऊपर लोग बैठे, मुझे बताएं, क्या जनूबी पंजाब का वादा पूरा हुआ? अब जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे, वो बताएं, क्या जनूबी पंजाब का वादा पूरा हुआ? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज 2.5 साल के बाद अवाम ये जान चुकी है कि तुम्हारे हर वादे की तरह तुम्हारा जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा भी एक फ्रॉड था। तुम्हारा जनूबी पंजाब बनाने का वादा भी एक फरेब था। तुम्हारे हर वादे की तरह तुम्हारा जनूबी पंजाब बनाने का वादा भी एक झूठ था। भाई जब इलेक्शन होने वाले थे, लाइव क्यों नहीं चाहते? लाइव वीडियो तार ही नहीं दी, हाल तो देने लगे वो वाले। एक और बात, जब इलेक्शन होने वाले थे ना 2018 के जनरल इलेक्शन, याद है किस तरह जनूबी पंजाब सूबा इत्तेहाद बना था? उसमें से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को तोड़ कर शामिल किया गया, और उस जनूबी पंजाब महाज के जो सुरगना थे ना, आज वो आटा और चीनी चोरी में मुल्लबस पाए गए हैं। उन नोटों के नाम जानते हो ना? तो वादा करो अपनी बहन मरियम नवाज शरीफ
शरीफ से वादा करो कि आइंदा लोगों के झांसे में नहीं आओगे, आइंदा झूठे लोगों के झांसे में नहीं आओगे, ये झूठे वादों पे एतबार नहीं करोगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जरा ये भी बताना, चीज है जिस पर मैं खड़ी हो जाऊं, कुछ भी नहीं है ना। अच्छा एक बात और बताना, आपकी मुल्तान की रैपिड बस कैसी चल रही है? आपकी जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस बनाई थी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? धक्का तो नहीं लगाना पड़ता ना भाई। पेशावर के अवाम के साथ मुझे हमदर्दी है। पहले कहता था मेट्रो बस कभी नहीं बनाऊंगा, जंगला बस कहता था, फिर पूरी अवाम ने देखा कि ना सिर्फ उसने थूक कर चाटा, मेट्रो बस बनी। भाई वो बस चल कम रही है, जल ज्यादा रही है। और 10 रुपए की टिकट का वादा करने वाला 250 रुपए की टिकट दे रहा है और लोगों को कहता है कि उतरो और पेशावर की मेट्रो बस को धक्के लगाओ। मुझे तो रोज ये डर लगा रहता है कि खुदा न खास्ता पेशावर में कोई हादसा ना हो जाए। मैं रोज दुआ करती हूँ कि पेशावर के अवाम को अल्लाह ताला पीटीआई की हुकूमत से महफूज रखे, लेकिन यही दुआ मुल्तान वालों में आपके लिए भी करती हूँ और यही दुआ मैं पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के लिए भी करती हूँ, क्योंकि वही अनाड़ी पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। और नहीं आया वही अनाड़ी और नालायक और नाअहल पाकिस्तान की बस चला रहा है। और सब सिलेक्टर्स, सब तो नहीं, 2 सिलेक्टर्स, दो सिलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही है। और फिर एक और बात, जो मीडिया पे जिसका बड़ा प्रचार किया जाता था, कहते थे कि इमरान खान बंदा ईमानदार है। भाई वो नीचे गया, नीचे उधर जा यार, उन्हें चला दो, नहीं चलाने का उन्हें कहो भाई नहीं चलाना। नियाजी सर्विसेज बनाई टैक्स बचाने के लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। और अलीमा बाजी ने सिलाई मशीन से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। वो आ गया, बनी गालों का महल बन गया। कभी कहता है बीवी ने दिया, कभी कहता है कर्ज लिया, कभी कहता है मैंने अपना फ्लैट बेचा। बनी गालों का महल बन गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, मैं फॉरेन फंडिंग केस पे भी आती हूँ। अभी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर 6 साल से भागा हुआ है, 6 साल से मफरूर है, लेकिन बंदा ईमानदार है। अरबों और खरबों रुपए के गैर मुल्की फंडिंग के सबूत मौजूद है, लेकिन बंदा ईमानदार है। स्टेट बैंक ने 23 खुफिया अकाउंट्स पकड़ लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बशीर मेमन ने गवाही दी, लेकिन बंदा ईमानदार है। FIA के अफसर साजिद बाजवा ने गवाही दी, लेकिन बंदा ईमानदार है। आटा चोरी कर लिया, लेकिन बंदा ईमानदार है। आपकी चीनी चुरा ली, लेकिन बंदा ईमानदार है। मालन जब्बा स्कैंडल आ गया, लेकिन बंदा
आप लोग जानते हो कि इस हुकूमत के अपने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं। जानते हो कि इस हुकूमत के अपने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं और उन्होंने जानबूझकर एलएनजी की इंपोर्ट को देर की, उसमें ताखीर की, क्योंकि फर्नेस ऑयल के जो प्लांट्स हैं उसके जितने भी ओनर्स हैं वो इमरान खान के खर्चे चलाते हैं। लेकिन बंदा ईमानदार है और अब उन फर्नेस ऑयल की वजह से, उन फर्नेस ऑयल प्लांट्स की वजह से और एलएनजी की ताखीर से इंपोर्ट की वजह से आपको बहुत लंबे बिजली और गैस के बिल मिलेंगे, लेकिन बंदा ईमानदार है। सिलेक्टेड कठपुतली इमरान खान ने खुद ये इतराफ़े जुर्म किया कि गंदम इंपोर्ट करने में देर हो गई, जिसकी वजह से 200 अरब का डाका अवाम की जेबों पर पड़ा, लेकिन बंदा ईमानदार है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ कि गंदम की कटाई के दौरान आटा मार्केट से गायब हो गया, लेकिन बंदा ईमानदार है, क्योंकि आटा चीनी माफिया चोर ये खुद है और ये उसके घरों के खर्चे चलाते हैं, इसलिए बंदा ईमानदार है। और फिर कहता है कि मैं कारोबार नहीं करता। ओ भाई, कारोबार करने में मेहनत करनी पड़ती है। कारोबार इज्जत वाले लोग करते हैं जिनको कमा के खाना आता है। कारोबार घर बैठकर दोस्तों की लूट मार की कमाई करने वाले कारोबार नहीं किया करते। और जब आपके दाएं बाएं आगे पीछे एटीएम मशीन मौजूद है तो कारोबार की जरूरत किसको पड़ी है भाई? जब सारी जिंदगी दूसरों की जेबों पर गुजारा किया हो तो कारोबार कर मेहनत करके कमाने की क्या जरूरत है? जब कोई बनी गाला का महल बना दे, जब कोई जमान पाक वाला घर बना दे, जब आटा चीनी चोरी से काम चल जाए तो फिर कारोबार करने की क्या जरूरत है भाई? और फिर कहता है कि इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है। आसिम सलीम बाजवा का पिज्जा स्कैंडल सुना है कि नहीं सुना? आसिम सलीम बाजवा का पिज्जा स्कैंडल सुना है या नहीं सुना? एक आपकी जरा पिज्जा का नारा लगाओ। वो जो सरकारी मुलाजिम जो आपके टैक्स से पैसे और तनख्वाह लेता था, उसने अचानक अरबों रुपए के असासे बना लिए और वो जब इस्तीफा देने आए तो उसको कहता है नहीं, तुमने इस्तीफा नहीं देना क्योंकि तुम्हारी जरूरत है मुझे मतलब है। और फिर कहता है मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अभी देखो ये परवेज इलाही को कौन कहता था? जरा मुझे मुल्तान वालों ये जवाब दो कि कौन कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही है? कौन कहता था? और आज जब अपनी इक़्तिदार की कश्ती डूबती नजर आई तो उसके कदमों में जा बैठा। उसको कहता है कि अल्लाह का वास्ता है मुझे एनआरओ दे दो। और जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उनके बड़े भाई को कहता है कि मुझे आज से आप परवेज इलाही समझे। और फिर कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। पहले माफिया से चंदे लेता है और फिर उनको अवाम की
जेबों पर लूट मार की इजाजत देता है। एनआरओ भी देता है, खाने की इजाजत भी देता है, और जो सरकारी अफसर उसको कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, उसको उठा के बाहर फेंकता है। वैसे 4 बकरियां हैं, वैसे 4 बकरियां इमरान खान की, लेकिन चुपके 15 करोड़ का फ्लैट खरीद लेता है, लेकिन खाता है ना खाने देता है। मास्क चोरी, जब कोविड-19 आया तो मास्क की डिमांड बढ़ी, इनके लोगों ने मास्क गायब कर दिए मार्केट से और फिर महंगे करके वापस बेचने की कोशिश की, और उन्हीं को अपना वजीर और मुशीर बना दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान ने ये करने को कहा था। ना खाता है ना खाने देता है। और अब 1 मिनट, अब एक बहुत जरूरी बात है, वो आपके लिए भी उतनी जरूरी है, मेरे लिए भी उतनी जरूरी है। जिस तरह ये कश्मीर का मुकदमा हार के आ गया, जिस तरह ये कश्मीरियों का मुकदमा हार के आ गया, जिस तरह ये कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आ गया, उसी तरह मेरे भाइयों, मुल्तान के गैरत वाले मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान में इस्राईल को तस्लीम करने की बात शुरू हो चुकी है। मुल्तान की आवाम ये पूछती है, मुल्तान की आवाम इमरान खान से पूछती है कि पाकिस्तान में अचानक इस्राईल की हिमायत की तहरीक कैसे चलना शुरू हो गई? ये मुहिम कौन चला रहा है? इसके पीछे कौन है? और पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है कि क्या इस्राईल के हक में चलने वाली मुहिम के पीछे भी सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स एक ही पेज पे है या नहीं? और आगे कश्मीर का इलेक्शन आ रहा है। इसने कश्मीर न सिर्फ मोदी की झोली में फेंक दिया, बल्कि कश्मीरियों के खिलाफ गद्दारी के पर्चे कटवाए। अब अगर ये कश्मीर में वोट डालने जाए, वैसे तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की इलेक्शन तक ये चलेगा नहीं, लेकिन अगर ये कश्मीर में वोट मांगने जाएगा तो कश्मीर के अवाम इसको वो गद्दारी के पर्चों से इसका इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं मुल्तान के अवाम के साथ मिलकर आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज पे तवज्जो दो कि 6 साल से ये फॉरेन फंडिंग के मुकदमे के ऊपर सांप बनकर क्यों बैठा है। आवाम को बता दो। जब आपको ये पता चल गया ना, मुल्तान के मेरे भाइयों, जब आपको ये पता चल गया कि ये फॉरेन फंडिंग का मुकदमा क्यों चलने नहीं दे रहा आगे, क्यों इदारों को इस्तेमाल करके ये फॉरेन फंडिंग का केस रोक कर बैठा है, और किस ने बाहर के मुल्क से इसको अरबों रुपए दिए हैं, वो बहुत बड़े सबूत है। अगर वो आवाम के सामने आ गए तो आवाम को पता चल जाएगा कि इस्राईल के हक में आज जो मुहिम चला रहे हैं उसके पीछे कौन है। और आखिर में क्या मुल्तान के अवाम भी मेरे साथ मिलकर उस जज को ढूंढ रहे हैं
जिसने इसको सादिक और अमीन करार दिया था, किसको? आज वो जज साहब भी, वो शख्स भी आज मुंह छुपाते फिर रहे होंगे कि किस इंसान को मैंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया। हम जानते हैं, कौम जानती है कि वो सादिक अमीन वाला फिक्स मैच था। और जिस तरह अपने सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट देने वाले को इसने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इसी तरह अपने सिलेक्टर्स को भी आज इसने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। भाई सिलेक्टर्स की भी दाद देनी पड़ती है कि चुन के नाअहल और नालायक तरीन शख्स को हमारे सिरों पर मुसल्लत कर दिया। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके वक्त में 2 रुपए और 5 रुपए की रोटी थी, और सादिक अमीन के दौर में आज 30 रुपए की रोटी है। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके दौर में 50 रुपए की चीनी थी, आज 120 रुपए की चीनी मिल रही है। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके दौर में 30 रुपए किलो आटा था, और आज इस सादिक और अमीन के दौर में 90 रुपए किलो भी आटा नहीं मिल रहा आवाम को। जिस नवाज शरीफ के दौर को तुमने नाअहल करार दिया था, उसके दौर में मजदूर और गरीब पेट भर के खाना खाता था। इस सादिक और अमीन के दौर में गरीब भूखे पेट सोता है। और अब आखिर में पीडीएम की तहरीक, इस हुकूमत को घर भेजने की तहरीक अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। नवाज शरीफ की बेटी का न सिर्फ मुल्तान के गयूर अवाम से वादा है, बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से वादा है कि आपको मुश्किलात से निकालने के लिए, आपके घरों में इंशाअल्लाह ताला जो चूल्हे हैं वो दोबारा से जलाने के लिए, आपके घरों की और मोहल्लों की और मुल्क की रौनकें आबाद करने के लिए, मुझे अगर जेल भी जाना पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये जेलों में जाना, बेगुनाह जेलें काटना और डेथ सेल्स में सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आना एक हकीर सा नजराना है जो मैं आपके कदमों में पेश करती हूं। इससे पहले कि पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करे, इससे पहले